परमाणुओं के चार प्रभेद कणाद मुनि के अनुसार होना चाहिए। वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के अनुसार दोनों में परमाणुओं की चर्चा की गई है। गौतम महर्षि ने भी, कणाद महर्षि ने भी परमाणुवाद को उद्भाषित किया है। वैदिक सिद्धांत को अपने शब्दों में उन्होंने गुम्फित किया, उद्भाषित किया। परमाणुओं के चार प्रभेद होते हैं। पार्थिव परमाणु, वारुण जलीय परमाणु, तेजस परमाणु आग्नेय और वायव्य परमाणु। इसके आधार पर आज अनुसंधान किया जा सकता है। आधुनिक वैज्ञानिकों से पूछें परमाणु के प्रकार कितने होते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन अमुक रेशियो या अनुपात में मिलने पर जल बनता है कहा। हाइड्रोजन क्या चीज़ है, ऑक्सीजन क्या चीज़ है, घुमा फिराकर विचार करेंगे तो पृथ्वी कोटि का, जल कोटि का, तेज कोटि का, वायु कोटि का, किसी न किसी कोटि का तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रखना पड़ेगा ना। इसका मतलब है परमाणुओं के निसर्ग सिद्ध, स्वभाव सिद्ध चार प्रभेद होते हैं। पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु, वायु के परमाणु। ये कणाद मुनि का, गौतम मुनि का सिद्धांत। अब प्रश्न उठता है कि परमाणुओं में जो विभेद है, ये परमाणु पार्थिव हैं, पृथ्वी के हैं। ये परमाणु वारुण हैं, जल के हैं। ये परमाणु आग्नेय या तेजस हैं, तेज के हैं। ये परमाणु वायव्य हैं या वायु के हैं। इसकी विभाजक रेखा क्या होगी? तो हम देखते हैं कि हमारे सामने जो बृहद स्थूल पृथ्वी है उसमें गंध नामक गुण मुख्य रूप से प्रतिष्ठित है। बृहद जलाशय है, समुद्र के तट पर ही रह रहे हैं। बृहद जलाशय है तो जल में रस नामक गुण सन्निहित है। इसी प्रकार अग्नि है, सूर्य चंद्र हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं। ये सब जो हैं इनको देखने पर मालूम पड़ता है कि इनमें प्रकाश भी है और दाह भी है। दोनों को समेट कर बोलें तो रूप नामक गुण इनमें प्रतिष्ठित है और वायु में मुख्य रूप से स्पर्श नामक गुण प्रतिष्ठित है। इन चार गुणों के आधार पर भविष्यत गति से हम पार्थिव, वारुण, तेजस और वायव्य परमाणुओं का अंकन करते हैं। हम अनुमान करते हैं जो बृहद पृथ्वी है इसके मूल में परमाणु पार्थिव, जिसमें भविष्यत गति से आगे चलकर गंध नामक गुण को ग्रहण करने की क्षमता आ सकती है। इस प्रकार से परमाणुओं के हमारे यहाँ चार प्रभेद होते हैं। और एक बहुत विचित्र बात है, कार्य की उपयोगिता बढ़ती जाती है। कोई भी सूक्ष्म वस्तु जब स्थूल वस्तु का कार्य का रूप धारण करती है तो कार्य की उपयोगिता बढ़ती जाती है और कारण में ऊर्जा बढ़ती जाती है। ऊर्जा और उपयोगिता दोनों को मिला करके हम क्या होते हैं, व्यवहार का संचालन करते हैं। व्यवहार के संचालन में एक और ऊर्जा काम करती है, दूसरी ओर उपयोगिता काम करती है। जो कार्य होता है उसमें उपयोगिता होती है, कार्य में क्या है, उपयोगिता बढ़ती जाती है और कारण में ऊर्जा बढ़ती जाती है। इसलिए ऊर्जा और उपयोगिता दोनों के योग से हम क्या करते हैं कि व्यवहार में दक्षता प्राप्त करते हैं, विविध प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं। अब परमाणुओं की जो बात कही गई उस पर थोड़ा विचार करें। अभी जो कहा गया ना विघटन, अगर विघटन हो गया तो उसका नाम परमाणु नहीं होगा, द्वणुक हो सकता है, त्रस्वर्ण हो सकता है। परमाणु से बने हुए स्थूल पदार्थ का विघटन हो सकता है। किसी भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चार तत्वों में, भूतों में पृथ्वी का या जल का या तेज का या वायु का वह सूक्ष्मतम विभाग जो इंद्रिय गोचर ना हो, इंद्रिय गोचर ना हो। कान के द्वारा हमको शब्द का ग्रहण होता है, त्वक के द्वारा स्पर्श का ग्रहण होता है, नेत्रों के द्वारा रूप का ग्रहण होता है, रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का ग्रहण होता है, नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण होता है। इंद्रिय गोचर न हो, पहली सत्य है। अतीन्द्रिय हो और सूक्ष्मतम विभाग हो जिसका विखंडन फिर न हो सके। अगर परमाणुओं का विखंडन होता है तो नाम भले ही परमाणु रख दिया जाए
वो परमाणुओं का किसी न किसी कक्षा में प्रविष्ट कार्य हो सकता है, सचमुच में परमाणु नहीं हो सकता। अब अविभाज्य पृथ्वी जल तेज वायु का अविभाज्य जो अंश है, जिससे अधिक सूक्ष्म की कल्पना नहीं की जा सकती, या जिसका और विखंडन करके कोई सूक्ष्म रूप या पदार्थ हमको सुलभ नहीं हो सकता है, उसी को प्राचीन महर्षियों ने परम अणु माने परमाणु, परम अणु माने छोटा से छोटा, सूक्ष्मता की पराकाष्ठा या अवधि का नाम है परमाणु। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु होते हैं। और एक विचित्र बात है, परमाणुवाद को मानने पर एक चीज सामने आती है, कार्य कारण की अपेक्षा स्थूल होता जाता है। दो परमाणुओं के संश्लेष से, संयोग से, मिलन से द्वणुक की प्राप्ति होती है। फिर ये आरंभवाद की प्रक्रिया है, 3 का नंबर आता है, फिर द्वणुक में आगे वृद्धि होती है तो त्रसरेणु की प्राप्ति होती है। फिर बढ़ते 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 हमको ये बृहद पृथ्वी का दर्शन होता है, जल का दर्शन होता है, तेज का दर्शन होता है, वायु का दर्शन होता है। जब हम परमाणुवाद को स्वीकार करते हैं तो एक प्रक्रिया हमारे सामने आती है कि कारण सूक्ष्म होता है, कार्य उसकी अपेक्षा स्थूल होता जाता है। दूसरी बात यह है, परमाणुवाद को जब हम स्वीकार करते हैं तो कारण स्थान को, देश को कम छेकता है, उसके द्वारा निर्मित आरंभवाद की प्रक्रिया के अनुसार जो कार्य होता है वो व्यापक होता जाता है, अधिक जगह को छेकने में समर्थ होता है। तो ये परमाणुवाद में 2 सिद्धांत हमको ध्यान रखना चाहिए। एक तो सूक्ष्म से स्थूल की संरचना होती है, और दूसरी बात है कि परिच्छिन्न जो पदार्थ है, परमाणु सबसे कम जगह को छेकने में समर्थ है, द्वणुक उसकी अपेक्षा कुछ अधिक जगह को छेकने में समर्थ है। अर्थात व्यापकता विभुता बढ़ती जाती है, कारण में सूक्ष्मता बढ़ती जाती है और परिच्छिन्नता बढ़ती जाती है परमाणुवाद में, लेकिन कार्य में विभुता बढ़ती जाती है, स्थूलता बढ़ती जाती है। परमाणुवाद का एक स्वरूप